आगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई। जिसकी हिम्मत और हौसलों के आगे हार ने भी हार मान ली, जिसने अपनी आंखों के सामने बहुत लोगों की जिंदगी को जाते देखा, लेकिन तब भी उसका हौसला ना झुका ना कम हुआ। नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ऐसा ही एक सपना देखा हरियाणा के एक साधारण से गांव के साधारण परिवार में पैदा हुए नरेंद्र यादव ने। 12 साल की उम्र में ही सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनकर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर चढ़ने वाले नरेंद्र के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जितना ऊंचा एवरेस्ट है उतनी ही ऊंची नरेंद्र की सफलता भी। ये सफलता पहली बार में नहीं मिली। 2014-15 में 2 बार एवरेस्ट जा चुके नरेंद्र प्राकृतिक आपदा के चलते सफल नहीं हो पाए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार 20 मई 2016 को सुबह 7:53 पर दुनिया का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट उनके कदमों तले था और तिरंगा झंडा उस पर्वत के सीने में। नरेंद्र, पहले तो बहुत बधाई तुम्हें। जो तुमने काम किया है वाकई में काबिले तारीफ है। उसके लिए कैसे वो सपना देखा और आज वो उसको पूरा कर लिया, साकार कर लिया, कैसी फीलिंग है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2008 में मैंने ये सपना देखा था कि मैं भी एक दिन इंडिया के नाम कोई रिकॉर्ड लाऊं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाऊं और अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क, अपने देश, अपने गांव और शहर का नाम रोशन करूं। तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए प्रयास करते करते। 2008 से लेकर अभी 2016 हो गई, लगभग 8 से 9.5 साल हो गए हैं इस काम में मुझे लगे हुए। लेकिन पिछले 2 सालों से तो कुदरत ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस साल कुदरत और भगवान और आप लोगों की सबकी दुआएं मेरे साथ रही और मैंने फाइनली 20 तारीख को एवरेस्ट को सबमिट किया सुबह 7:53 पे। सबके सपने साकार हो गए, लेकिन उसके पीछे जो कड़ी मेहनत है उसके बारे में लोग जानते नहीं होंगे। उन्हें लगता होगा, उन्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना कितना मुश्किल हो सकता है। कितने फीट ऊपर है माउंट एवरेस्ट चढ़ना? जो लोग बोलते हैं ना कि दुनिया चढ़ गई, बहुत लोग चढ़ गए, चढ़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, सब कर रहे हैं, लड़कियां चढ़ गई। तो मैं मानता हूँ लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लेकिन चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है जैसे लोग बयां करते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे पहाड़ होते हैं। वहाँ टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे 3 सिचुएशन को हैंडल करना डेली होता है: मौसम, टेम्परेचर और खाना और अपनी सेहत। ये जो 3 चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। खाने के लिए क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, पानी को पिघला के पीना पड़ता है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है। यदि गोगल्स उतारना है तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी आँखों से देख पाऊँगा। ये सब सोच के सारे काम करने गोगल्स उतारने के बाद बहुत मुश्किल होती है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। यूवी रेज इतनी हाई पावर होती हैं, जैसे कि ग्लास से जो रिफ्लेक्शन होता है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा होती है। यदि बंदा उतार देता है तो उसको उस डिजीज़ को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। कम से कम बंदा 6 महीने तक अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। पैरों में हम देख रहे हैं नरेंद्र बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या कुछ फील नहीं होता? बिल्कुल फील नहीं हो पाता। ये मेरे को तब मैं सबमिट करके वापस आ रहा था तो स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई और -56 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, लेकिन पारा और गिर गया और -62 चला गया। तो मेरे पैरों में जो पसीना आया था वो आइस बन गया और मेरे को फ्रोस्ट बाइट हो गया। जो आप ये ब्लू कलर का देख रहे हो, इससे आगे बिल्कुल सेंसेशन नहीं है मेरे पैरों में। मुझे पता नहीं है, ये शायद नॉर्विक हॉस्पिटल मेरा साथ नहीं देता काठमांडू में, नॉर्विक इंटरनेशनल, तो शायद मेरे आज सब उंगलियां कट चुकी होती। उंगलियां तक कट सकती थी। और ये कब तक, कितना समय इसमें ठीक होने के लिए लगेगा नरेंद्र? 2.5 मंथ में ये कुछ रिकवर हो जाएंगी, लेकिन जैसे पहले थी उसको होने में कम से कम 1 ईयर और 1.5 ईयर लगेगा। मुश्किल होती है आपको? हाँ, काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, जैसे कि अभी फॉर्मल के नीचे सैंडल पहनने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई मंदिर में जाना पड़ता है तो सोचता हूँ जूते तो निकालने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सी मुश्किलें का सामना ज़रूर नरेंद्र ने करना पड़ता है और किया भी है। लेकिन यही वो तिरंगा है
जो हमारे देश की आन बान और शान है, और नरेंद्र ने यही पूरा फ्लैग चाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाया। क्यों नरेंद्र? आपने बिल्कुल ही अलग सा ये तरीका चुना, कैसे ये ख्याल जहन में आया? मेरे को 2008 में श्रीमती संतोष यादव जी हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, काफ़ी सारे अवार्ड से वो सम्मानित हुई हैं। उन्होंने 92 और 93 में एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो उन्होंने 2008 में मुझे बोला था कि बेटे एक बार तेरे को फिर से अपने देश, अपने मुल्क, अपने जो है वो अपने पूरे वर्ल्ड में चमकाना होगा। क्योंकि इस फील्ड में क्या है कि लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है। बाकी फील्ड स्पोर्ट्स में क्या है, यदि कोई बंदा कहीं पे हार जाता है या जीत नहीं पाता है तो चुपचाप अपने घर आ जाता है। मेरी फील्ड में हार का मतलब है डेड बॉडी भी घर नहीं आना है। तो इसलिए इस फील्ड में लोग बहुत कम आते हैं, डरते हैं, हिचकते हैं, और काफ़ी सारी बजट्स की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल बजट बहुत ज़्यादा लगता है। 2008 से इस सफ़र की शुरुआत हुई और 2016 में ये मिला नरेंद्र को। ये वो फल है जिसका इंतज़ार नरेंद्र को बहुत बेसब्री से था। नरेंद्र जब ये सर्टिफिकेट हाथ लगा, पहले मैं ये बता दूं दर्शकों को इस पे क्या लिखा है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर नरेंद्र सिंह, resident of India, as a member of SST Everest Expedition 2016 spring team led by Mr. Nava Kumar of India, has successfully climbed 8,848 meter high Mount Everest on 20th May 2016। ये जब मिला, जब परिवार वालों ने ये देखा, तो क्या शब्द थे उनके पास? उनके पास एक ही शब्द था। पापा ने जो पहले बोला था कि तेरे को जन्म दिया है कुछ अलग कर दिखाने के लिए, तो पापा ने बोला कि वो मेरा सपना वो पूरा साकार हो गया है। और बहुत अलग किया, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में हरियाणा में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है नरेंद्र, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। अब तक टोटल 3-4 बंदों ने सबमिट किया है। 1953 से एवरेस्ट क्लाइम होना शुरू हुआ था और अब तक हरियाणा से 3 से 4 ही लोग हैं। और देखा जाए तो अपनी हिस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया से ही ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहीं के लोग ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन्हीं लोगों में इतना जज्बा, इतनी हिम्मत होती है कि इतनी अपोजिट कंडीशंस में वो तमाम चीज़ें फेस करने के बाद आगे निकल जाते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग कम नहीं किसी से, क्योंकि जो ये फील्ड है इसके अंदर टोटली डिफरेंट होता है। जो बंदा यहाँ पे मैराथन कर सकता है लेकिन वहाँ पे वो घुटने टेक सकता है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल और एक हाइट में टोटली पूरा डिफरेंस होता है। एक जो सी लेवल है और एक फिर जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ये काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और सर्टिफिकेट के बाद अवार्ड्स की भी लाइन लग गई नरेंद्र आपके लिए। ये अभी हरियाणा गौरव पुरस्कार 2016 नरेंद्र को मिला है, इससे नरेंद्र को सम्मानित किया गया है। नरेंद्र, इसके बाद जब आप जीत कर आए तो बहुत सारी हम फोटोज़ देख रहे थे, आपके बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे थे, ये भी आपको मिलने लगे, तो कैसा लगा? कभी आपने ये स्टार्टिंग में ऐसा सोचा था, बचपन से ही कुछ ऐसा सपना था? मेरा सपना तो बस एक ही था कि एवरेस्ट क्लाइम करना है, और इन सब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि बोलते हैं कि कामयाबी के बाद में तो ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। पहले तो टारगेट अपने आप पीछे दौड़ती है, कामयाबी अगर तो एम ही होता है ना, एम को कंप्लीट करो, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। बहुत गंभीर बात यहाँ पे नरेंद्र ने बताई है कि कामयाबी एक बार हासिल कर ली तो उस कामयाबी के बाद शोहरत खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमें शोहरत पानी, हमें नाम कमाना है, लेकिन नरेंद्र ने ये सोचा है और ये आपको भी बताया है कि कामयाबी हासिल कर लो, अपने सपनों को साकार कर लो, उसके बाद खुद ब खुद तमाम चीज़ें आपके पीछे दौड़ कर आएंगी। भले ही एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बहुत ज्यादा बर्फबारी ने नरेंद्र के पैरों की उंगलियां सुन कर दी, जिन्हें अभी ठीक होने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई, जिसका नजारा नरेंद्र ने अपने घर में भी दिखाया। तो इससे आप नीचे उतरते हैं ऊपर से, तो माउंट एवरेस्ट भी ऐसा सिमिलर रहता है कि उसमें डिफरेंस होते हैं माउंटेन पे? ग्रेडियंट्स होते हैं। अच्छा, माउंटेन और इसमें की डिफरेंस क्या रहता है? टोटल डिफरेंट है। हाथ दिखा, आप अपने हाथ दिखाइए, ये हाथ छिल गए हैं। यदि रोप को हम नंगे हाथ से पकड़ेंगे तो तब रोप के ऊपर हाथ ऐसे फिसलता है, तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है ना, उससे हाथ जल सकता है। तो इसके अंदर मिटन्स यूज़ करते हैं। जो ग्लव्स होते हैं उनके अंदर लेदर के एक पार्ट लगा होता है जिनको हम बोलते हैं मिटन्स, वो फ्रांस मेड होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज हाथ कट सकता है, जैसे कट गया है आपका हाथ। ठीक है, तो ऊपर क्लाइंब करने के लिए भी ऐसा ही है? हाँ, क्लाइंब करने की एक अलग टेक्निक है, ये अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, इससे क्लाइंब होता है पूरा, ऐसे इससे ऊपर जाते रहते, बॉडी ऊपर उठती रहेगी। हाँ,
अच्छा, तो उससे हो जाएगा तब। तो अभी आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं? आप इंस्ट्रक्टर भी हैं यहाँ पर, एक एकेडमी में सिखाते भी हैं? मैं आईटीबीपी और बीएसएफ के कुछ एनएसजी से बंदे आते हैं, उनको मैं ट्रेन करता हूँ यहाँ हरेवली हिल्स में कभी कभी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को आप ट्रेन करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनके जो बंदे ग्रुप्स आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ। तो वो लोग जो आपकी रक्षा करते हैं, जब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब एनएसजी की बात कर लें, आईटीबीपी की बात कर लें, ये टुकड़ियाँ आपकी मदद के लिए आगे आती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं नरेंद्र, और उनको सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे लड़ा जा सकता है। नरेंद्र, पहले सब आपने अपनी प्रयास के बारे में बताया, दूसरा प्रयास जब किया तब क्या परेशानी? 2015 में मैंने अपना अभियान के लिए दोबारा से एक बार नेपाल में पहुंचा, और लुकला पहुंच के हमने बेस कैंप हम 10 दिन में पहुंच गए लगभग। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल नेपाल में आए जलजले और भूकंप को, तो उसमें मेरी पूरी सपोर्टिंग टीम से लेके यानी जो बुरा हाल हुआ वो हुआ। कम से कम 50-60 लोग तो घायल हो गए और लगभग 30 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग लापता थे। तो मुझे एक बार फिर से हैरान होकर वापस आना पड़ा, मायूस होकर वापस आना पड़ा, और एक बार गवर्नमेंट ने मेरे को फिर से मौका दिया और मैंने 2016 में क्लाइम दोबारा किया। बिल्कुल। तो उसके बाद भी वो हारे नहीं। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जिसने खुद अपनी मदद की भगवान भी उसकी मदद करता है, और नरेंद्र ने ये हार नहीं मानी। नरेंद्र ने ये ठान लिया था कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम ज़रूर करना है। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा भी असफल रहा, लेकिन तीसरी बारी में कामयाबी ज़रूर मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम खेल हरियाणा में रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सी उपलब्धियाँ नरेंद्र की आपको दिखाएंगे, और ये बताएंगे कि आखिर क्या उम्मीद करते हैं नरेंद्र इस सरकार से। छोटे से ब्रेक के उस पार। अद्भुत इच्छा शक्ति के मालिक नरेंद्र के जज्बे को देख पूरे हरियाणा के साथ साथ देश को भी उन पर गर्व है। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पर्वतारोही अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी जान बचाती है, और कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको पार कर नरेंद्र हरियाणा का हीरो बन गया। नरेंद्र ने दिखाया कि किस तरह से एक पर्वतारोही तैयारी करता है और किन किन चीजों का इस्तेमाल पहाड़ को चढ़ने के लिए किया जाता है। हर एक चीज की बारीक जानकारी रखने वाले नरेंद्र ने हर उस चीज के बारे में बताया जो मुश्किल घड़ी में किसी भी पर्वतारोही का सहारा बनती है। ये टेंट है जहाँ पर रहना पड़ता है जब आप जाते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। तो करीब ऐसा ही टेंट है जिसमें आपको रहना पड़ता है, और नरेंद्र ने हमारे कहने पर ये टेंट हमें यहाँ अपने घर में कोसली में लगा के दिखाया है। तमाम वो चीज़ें जो माउंट एवरेस्ट पे जाके की जाती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र से उनके पूरे सफ़र के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हरियाणा जो बहुत से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पर नरेंद्र ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये टेंट देख सकते हैं आप। नरेंद्र, इस टेंट में 72 दिन आप रहे हैं? जी मैम, 72 दिन मैंने इसी के अंदर अपना जीवन बसर किया है। हाँ। यही टेंट मैंने बेस कैंप में लगाया, फिर कैंप 1 में लगाया, कैंप 2 में लगाया, कैंप 3 में लगाया, समिट कैंप में लगाया, और आज अपने घर पे लगाया। आज आपने अपने घर पे ये टेंट लगाया है हरियाणा न्यूज़ के कहने पर। मैं आप चाहूँगी अब इस टेंट के बारे में हमें थोड़ा इसकी स्पेसिफिकेशंस नरेंद्र आप बताइए। क्या इस टेंट में जब आप जाते हैं अंदर तो आपको ठंड नहीं लगती है, उसका एहसास नहीं होता? बाहर का टेम्परेचर क्या है? ये जो कंपनी इसको बनाती है, इसको ऐसे तरीके से बनाती है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। दोनों के अलग अलग वर्क हैं। बाहर वाली लेयर वाटरप्रूफ, विंड और इन सब से बचाती है। यस, ग्रीन वन। और जो ये वाइट वन है अंदर में, जो ये है जो अंदर टेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखती है, टेम्परेचर को बाहर लूज़ नहीं होने देती है। और इस टेंट के अंदर -35 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो आप बंदा जब गए थे तो 56 आपने बताया कि टेम्परेचर था। जी। तो कैसे आपने कोप अप किया? टेम्परेचर रात को गिरता है तो इसके अंदर एक लेयर बन जाती है आइस की, अंदर भी आइस जम जाती है। अच्छा, अंदर भी आइस जम जाती है? हाँ, लेकिन जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि शाम को 5 घंटे के 12 बजे के बाद में तापमान ज़्यादा गिरता है रात को, तो तब तक तो बंदा इसमें स्लीपिंग बैग में इतनी हीट हो जाती है कि तो बंदा महसूस नहीं कर पाता है कि कितनी ठंड हुई। ये डक डाउन फेदर से बना है पूरा। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अंदर ये बहुत हीट है, इसके बहुत हीट है, टच करने से ही बहुत हीट फील हो रही है। बहुत ज़्यादा हीट है और लाइट वेट होता है, और -60 डिग्री तक ये
कंपोज कर लेता है। अच्छा, -60 डिग्री हाँ, तक आप इसमें रह के सहन कर सकते हैं। यस सो इसकी वजह से ये इजी हो पाया। यस। ओके, नरेंद्र इसके नीचे ये भी है, ये क्या है? इसको मैम कैरी मैट बोलते हैं। ओके, और ये माइनस में टेम्परेचर हो चाहे प्लस में हो, चाहे कुछ भी कितना भी टेम्परेचर गिर जाए, हाँ। नीचे से जो बर्फ़ पसीना छोड़ती है, स्वेटिंग छोड़ती है, उससे स्लीपिंग बैग को और मेरे बॉडी टेम्परेचर की हीट लूज होने से बचाता है। अच्छा, तो ये वो इसको हम माउंटेन मेंटेन करके रखती है। इसको हम माउंटेन सोफ़ा बोलते हैं। अच्छा, तो ये अपनी लैंग्वेज माउंटेन में। सोफा भी इसे हाँ। कहते हैं। ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं, यही इन्हीं के सहारे ही जो आज ये क्लाइम किया जाता है माउंट एवरेस्ट। और हम ये देख रहे हैं नरेंद्र, ये हुक्स है। इनको कैरावाइनर्स बोलते हैं। ये स्क्रू गेट कैरावाइनर्स हैं और ये प्लेन है। हम्म, इनकी कैपेसिटी इनके ऊपर लिखी हुई है 24,000 किलो न्यूटन, मतलब 24,000 केजी का इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अच्छा, UIA से टेस्टेड होते हैं, यूनाइटेड इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन से। ओके, इसको बोलते हैं डिसेंडर, इसको फिगर ऑफ 8 भी बोलते हैं। ये तब हम क्लाइंबिंग करने के बाद में रैपल डाउन करते हैं, उसमें यूज़ होता है। ये 3,000 केजी तक का वेट लेता है। ओके, ओके, ये सैटेलाइट फ़ोन होता है अच्छा, जिसको माउंटेन का मसीहा बोलते हैं। यही एक ऐसा जरिया है जो अपने घर वालों से बात करवा सकता है, बिल्कुल। यदि वेदर क्लियर होता है तो। चलो, घर वालों से बात हो सकती है अगर वेदर क्लियर है तो। इसमें कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, नो, कोई व्हाट्सएप, No. फेसबुक नहीं है। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो फ़ोन में बिना व्हाट्सएप, फेसबुक की ज़िंदगी जी नहीं सकते होंगे, लेकिन 72 दिन माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना, घर वालों से दूर, बात भी नहीं होती। इस सैटेलाइट फ़ोन के सहारे रहते हैं कि चलिए अगर वेदर ठीक हो या सिग्नल आ गए तो ही बात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, वरना कोई फ़ायदा इसका नहीं है। ये गैस किस लिए? इसको ब्यूटेन गैस बोलते हैं। ये जो बनाई गई है इसका एक ही पर्पज़, ये सिर्फ माउंटेन में यूज़ होती है। इसकी जिस वजह से ये बनाई गई है उसका एक ही पर्पज़ है, एक ही स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। माइनस में टेम्परेचर जाने के बाद में भी ये गैस जमती नहीं है। ओके, और इसको हम अपना खाना पकाने के लिए, जो भी नॉर्मल खाना होता है, और पानी गर्म करने के लिए इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो माउंटेन। सोचिए हर तरफ बर्फ़ ही है, खाने के लिए कुछ है नहीं, टेम्परेचर ही -56 है, तो ये गैस के सहारे ही पानी पिया जा सकता है। इसी गैस के सहारे इसको हीट अप करके आप, इसके जो ऊपर आइस बर्नर है लगता है। इसके ऊपर बर्नर लगता है और उस बर्नर को मेल्ट करने के बाद पानी मिलता है, तब जाकर पानी नसीब होता है। तो सोचिए जिस पानी को पीने के लिए हमें लगता है कि नहीं पानी साफ़ नहीं है, बर्फ़ में जब एक व्यक्ति होता है, गैस से पहले बर्फ़ को मेल्ट करता है और उसके बाद पानी मिलता है, कितनी मुश्किलें होंगी, आप अंदाज़ा भी शायद नहीं लगा सकते। और ये हेलमेट ब्लैक डायमंड जो कंपनी है उसका है। ओके, इसकी स्पेसिफिकेशन से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम क्लाइंब करते हैं तो कभी भी बर्फ़ टूट के गिर सकती है या कोई भी एवलांच आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंजरी जो है ना, बोलते हैं कि सर में लगने से इंसान की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, और ठंड में यदि सर में चोट लग गई तो बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज बहुत जल्दी हो जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है। उस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये हेडलैम्प है, जब हम नाइट मार्च में निकलते हैं, नाइट में जब हमें मूव करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हेलमेट वैसे भी पकड़िए आप, ऐसे भी कहते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है जब गाड़ी चला रहे हैं तो, लेकिन जब माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तब भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और इसी हेलमेट को पहन के इसको लॉक करने के बाद, ये हेलमेट लॉक हो गया है और ये लाइट के सहारे जब रात को आपको आगे बढ़ना है, आगे क्लाइंब करने के लिए, तो इसके सहारे ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है नरेंद्र, और इसके अलावा ये क्रैम्पोन्स हैं जो जूते के नीचे फिट होते हैं। ठीक है, ये जूता है, जी। ये भारी भरकम जूता देख रहे हैं आप, ऐसे जूते नहीं हैं कि आप बस 1 सेकंड में पहने और चले जाएं। ये जूता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ही पहना जा सकता है। ये ऐसे फिट होते हैं क्रैम्पोन्स। हाँ, क्रैम्पोन्स का मेन वर्क एक ही होता है, जब हम आइस में या स्नो में मूवमेंट करते हैं तो ये हमारे जूते को स्लिप होने से बचाता है। और ज़्यादातर जो टेक्निक्स हैं जो आइस में हम करते हैं वो इन्हीं के पूरे बलबूते पे होती है। यानी क्रैम्पोन्स भी एक हमारी लाइफलाइन है, जैसे कि हमारी रोप भी एक लाइफलाइन होती है, ऐसे ही क्रैम्पोन्स भी एक लाइफलाइन है हमारी। ये बहुत हैवी शू है, 3 लेयर्स इसकी हैं, इसमें तो पैर भी मूव नहीं हो रहा नरेंद्र, यस यस, कैसे कर पाते हो? स्ट्रेट रखना पड़ता है, पूरा पैर स्ट्रेट रखना पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ये पूरा शू आपको हर टाइम डाल के रखना होता है? बिल्कुल, निकालते ही तो फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। ओ, निकालते ही फ्रोज बाइट हो जाएगा।
ये जूता डालने के बाद नरेंद्र के पैर में इतनी चोटें आई हैं, अगर नरेंद्र ये शू नहीं होता तो फिर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्लाइंबिंग इज नॉट पॉसिबल अबाउट ये मैंडेटरी without है this. शू, मतलब इसको पहनने के बाद आपको पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी है, आप सोचिए इस शू को पहनने के बाद नॉर्मल वॉक कर पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये कैसे क्लाइंब करते होंगे, ये भी सोचने की बात है। देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इसका वेट कितना है नरेंद्र? 3.50 है दोनों शूज़ का मिला के, और क्रैम्पन लगा के 4.20। ठीक है। नरेंद्र ये आइसेक्स I6 ओके दिस इज बेसिकली यूज फॉर रूट ओपनिंग और आइस क्लाइंबिंग। ओके। यस, तो ये आइस क्लाइंबिंग के लिए यूज होती है। अगर कोई आइस है सामने तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। तोड़ भी सकते हैं। पानी Okay. बनाने के लिए आइस तोड़नी पड़ती है, तो इसी से टूटती है पूरा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कस्सी, जिससे शायद मजदूर मिस्त्री घर में काम करता है, लेकिन ये वो एक्स है, ये वो कस्सी है जिससे बर्फ़ को तोड़ा जाता है। देखी नहीं होगी आपने पहले, लेकिन नरेंद्र की वजह से ये देख पा रहे हैं हम। नरेंद्र, ये सब ये क्लाइंब करने के लिए यस, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको उनमें डिफाइन कर दी हैं, लेकिन जो बच गई हैं उनके बारे में अभी डिफाइन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं जुमार, यानी असेंडर। असेंडर मीन्स, असेंडिंग मीन्स अप, यानी क्लाइंबिंग करते टाइम ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। एक बार रोप में लग जाता है, क्लाइंब अप कर सकते हैं, डाउन नहीं कर सकते हैं। यदि बंदा फॉल हो जाता है तो वहीं अटका रहेगा रोप के अंदर, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, ये सीलिंग होती है, जिसको एक टेप सीलिंग होती है, एक ये रोप सीलिंग होती है। ठीक है, तो टेप सीलिंग जो है ये 2000 kg वेट लेती है। इससे बंदा हम अपने आप को एंकर करते हैं। ठीक है, ओके। ये हार्नेस है, बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली हमारे दोनों पैरों और कमर के अंदर पूरा अटैच होता है। ओके। ठीक है, और अटैच होने के बाद में हम इससे एंकर्ड हो जाते हैं, और फिर बाद में हम रोप से अपने आप को अटैच अच्छा, तो करके इससे सिर्फ climbing माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं आप? वैसे यूजुअली भी कुछ क्लाइंब कर सकते rock climbing भी हैं? कर रॉक सकते क्लाइंबिंग, अच्छा, आप इससे भी यूजुअली कर सकते हैं। इस मुकाम को पाने का श्रेय नरेंद्र अपने परिवार और कोच को देते हैं, तो वहीं परिवार वाले भी अपने किए गए समझौतों और नरेंद्र की सफलता से बेहद खुश हैं। और हों भी क्यों ना, हरियाणा के लाल ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में नाम दर्ज किया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो बच्चों ने नाम तक नहीं सुना, कैसे आपको भी कैसे मोटिवेशन मिली कि मैं हेल्प करूं मेरे भाई की ये सपना पूरा हो? क्योंकि मैं अपने भाई नरेंद्र के अंदर ये क्वालिटी 2008 से देख रहा था। तब मेरे फादर की पोस्टिंग यहाँ मानेसर एनएसजी में थी, तब से ये अच्छी एक्टिविटी कर रहा था। मेरे फादर ने भी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने पूरी सपोर्ट की इसको, लेकिन मैं भी इसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता रहा। और इसको भी बेहद खुशी है कि इसके भैया भाभी भी इसके साथ खड़े हैं, इसके सपना पूरा करने में इसको और ज़्यादा ताकत मिली। बिल्कुल, हम देख रहे थे 53 लाख रुपीस लग गए हैं अब तक आप लोगों के। इतना बड़ा अमाउंट इसमें आपने इन्वेस्ट किया, तो उससे उसकी वजह से ज़मीन भी शायद आपने बेची। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर आर्मी में है, फादर ने भी जो भी सेविंग थी वो भी लगा दी। हमने अपने प्लॉट वगैरह भी बिक्री कर दिए नरेंद्र के लिए। और मेरी जो सैलरी, मेरी 5-6 साल की सर्विस हो गई हरियाणा पुलिस में, मैं भी जो जितना भी मेरे पास अमाउंट था और मेरी सैलरी आ रही थी, मैं अपने भाई के ऊपर लगा रहा था, ताकि मेरे भाई को मजबूती मिले और ये अपना सपना साकार करे। भाई को मजबूती मिले। ममता जी, कभी आपने सोचा कि भाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? जी कभी नहीं। घर परिवार में अगर हम लोग ही नहीं सोचेंगे तो फिर बाहर के इंसान क्या सोचेंगे। अब नरेंद्र ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, और हरियाणा की अगर बात करें तो दूसरा ऐसा यंग पर्सन है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है, तो बहुत गर्व होता होगा। बहुत ज़्यादा, ऐसे देवर शायद किसी को ही नसीब में मिले। तब बहुत खुश हैं। हाँ जी, बहुत खुश है। और आप क्या चाहती हैं आगे नरेंद्र के लिए? मैं ये चाहती हूँ कि अपने लाइफ में और इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होए। हाँ जी। आप सतपाल जी, क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट से भी अभी तक कोई ज़्यादा मदद मिली नहीं? मैं गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें कि और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्समैन कामयाब हुए हैं एवरेस्ट पे फतेह करने के बाद, जो उनको जो उपलब्धि मिली है, जो कामयाबी मिली है, मैं भी चाहता हूँ मेरे भाई को भी गजटेड पोस्ट मिले और इसको डीएसपी लगाए हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और अगर डीएसपी लगाए तो बहुत अच्छा होगा। और जितना भी हमारा अमाउंट लगा है, हम एक मिडिल फैमिली से हैं, हम सर्विस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारा खर्चा लगा है वो सारा हमने अफोर्ड किया है, बाहर से उठाया है, फाइनेंस भी करवाया, लोन भी करवाया, प्लाट भी बेचे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा जो खर्चा लगा है वो भी इसको दे, ताकि अच्छी कंडीशन रहे, और इसको डीएसपी लगाए हरियाणा पुलिस में। डीएसपी लगाया जाना चाहिए, और ऐसा रूल भी है गवर्नमेंट के। बिल्कुल रूल है। मैडम संतोष नहीं, ममता सोदा ने क्लाइम किया था एवरेस्ट पे, तो उसको भी हुड्डा सरकार ने अपने डीएसपी भर्ती किया था। तो हम भी चाहते हैं
हाँ 2011 में उसने क्लाइम किया था, तो हुड्डा साहब ने उसको डीएसपी लगाया था। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे भाई को भी डीएसपी रैंक दिया जाए। इनकी पूरी उम्मीदों पर इनका भाई सही साबित हुआ। उसने वो सब कुछ कर दिखाया जो ना सिर्फ नरेंद्र का सपना था, बल्कि उनके भाई का सपना था, उनकी भाभी का सपना था, उनके माता पिता का सपना था, आसपास के तमाम लोगों का सपना था और नरेंद्र के दोस्तों का भी सपना था। तो सपने ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जुनून आप में नहीं होगा, और जब तक वो जुनून आएगा नहीं तब तक वो सपने साकार नहीं हो पाएंगे। यहाँ सपने बड़े हैं, यहाँ हौसला किसी से कम नहीं, यहाँ हिम्मत एवरेस्ट तक को झुकाने की है। सब कुछ होने के बावजूद सरकार की तरफ से आखिर कोई पहल क्यों नहीं की गई? सरकार की ओर से खिलाड़ियों को मिलने वाली मदद अब तक क्यों नहीं मिली? 53 लाख रुपीज़ आपके अब तक इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में लग गए हैं, कोई मदद तक नहीं मिली है? नहीं, अब तक गवर्नमेंट को ने मेरे को बिल्कुल भी यानी फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं दी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 2011 में एक पॉलिसी बनी थी जिसके तहत ममता सोदा जी को डीएसपी रैंक और 21 लाख रुपीज़ मिले थे। ठीक है। उसके बाद में अभी पिछले ही वीक रामलाल हाई कोर्ट से केस जीत के आया है, जिसने 2013 में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसको भी डीएसपी रैंक रिकमेंडेड किया गया है और 21 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, तो आपकी कोई कुछ बात हुई कि आपको डीएसपी रैंक दिया जाए या 21 लाख रुपए दिया जाए, इसको लेकर किसी सरकार के नुमाइंदे से? मैंने अपने एमएलए जी से आज ही लेटर दिया है शाम को। उन्होंने बोला हाँ मैं चंडीगढ़ बात करूंगा इस मैटर पे। तो मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ हैं, जो जिनको पहले मान और सम्मान और जो रिकमेंडेशन मिली हैं, मैं चाहता हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैंने भी ऐसा किया है तो मुझे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आप पूरा डिजर्व करते हैं और हमारी भी कोशिश है कि जो डिजर्व करते हैं नरेंद्र, उस मुकाम तक नरेंद्र ज़रूर पहुंचे हैं। नरेंद्र, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे आपने बताया कि आप पीक्स क्लाइम करना चाहते हैं, उसमें कितना खर्चा आ सकता है एस्टिमेट? जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर लगभग 80 लाख के समथिंग खर्चा आएगा। 80 लाख रुपीज़। एक पीक में 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो टोटल 6 पीक्स हैं, तो पूरा बजट मैनेज करके इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के 80 लाख के समथिंग आएगा। तो वो कहाँ से अरेंज हो पाएगा? तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई कंपनी मुझे सपोर्ट करे या फाइनेंस करे, स्पॉन्सर करे। अभी तो कुछ स्पॉन्सर मिले? हाँ, अभी बात हुई है। मनीष जी हैं जो अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगा इस मैटर पे। चलिए, तो हम भी पूरी उम्मीद करते हैं नरेंद्र आपकी जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता हो, और एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दुनिया के सबसे बड़े पर्वत को अपने कदमों तले रखने वाले नरेंद्र की सफलता और उनके विश्वास को देखते हुए लगता नहीं कि उनके कदम अब इतनी जल्दी रुकने वाले हैं। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत को पार करने का सपना लिए नरेंद्र की कोशिशें जारी हैं। आज के इस एपिसोड में हमने आपको नरेंद्र यादव से मिलाया, वो युवा जिसने सब कुछ किया, जिसने हार नहीं मानी, जिसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन उसका सपना था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, देश का तिरंगा वहाँ पे फहराना है, और इस सपने को देखकर इसने साकार भी किया और पूरा परिवार आज प्राउड फील कर रहा है सिर्फ नरेंद्र की वजह से। और उम्मीद हम भी करते हैं, सरकार से भी ये गुहार लगाएंगे कि सरकार देखे और मदद करे, क्योंकि पॉलिसी है कि पैसे 21 लाख रुपए डीएसपी रैंक भी दिया जाना चाहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र की जितनी मदद हो सके गवर्नमेंट वो मदद करे, क्योंकि जो नाम नरेंद्र ने हरियाणा का रोशन किया है वो शायद ही बहुत कम लोगों में इतना दम होगा। तो खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी और जाबाज की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।